हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूं सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बढ़िया चल रही होगी। आइए आज की इम्पोर्टेंट क्लास को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आइए क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की? ऑप्शन ए मनोरंजन घोष, ऑप्शन बी वीएस वाकड़कर, ऑप्शन सी जगदीश गुप्त एंड लास्ट ऑप्शन डी पर्सी ब्राउन। तो भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, वीएस वाकड़कर। अगर बात किया जाए भीमबेटका की खोज कब हुई थी, तो इसकी खोज 1957 या 58 दोनों डेट माना जाता है, 1957 या 58 में। अगर बात किया जाए भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगर बात करते हैं भीमबेटका गुफा, यह मध्य प्रदेश की राजधानी यानी भोपाल से 60 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटक नामक पहाड़ी पर स्थित है। अगर बात किया जाए भीमबेटका में कितनी गुफाएं हैं, तो भीमबेटका में गुफाओं की संख्या 600 है, लेकिन चित्रित गुफाओं की संख्या कितनी है, तो 275। भीमबेटका में गुफाओं की संख्या बताया गया है 600 है, लेकिन चित्रित गुफाओं की संख्या कितनी है? 275। अगर बात किया जाए भीमबेटका, इसको रॉक शेल्टर नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रॉक शेल्टर के नाम से भीमबेटका गुफा को जाना जाता है। यहाँ 2 स्तर के चित्र मिलते हैं। एग्ज़ाम में प्रश्न पूछता है कि भीमबेटका में कितने स्तर के चित्र मिलते हैं, तो 2 स्तर के चित्र भीमबेटका में मिलते हैं। यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में 2003 में भीमबेटका गुफा को शामिल किया था। कब? 2003 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में भीमबेटका गुफा को शामिल किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छापा चित्र 5 फेजेस का सृजन किया? ऑप्शन ए विशन कुमार भारद्वाज, ऑप्शन बी शुभा घोष, ऑप्शन सी शुक्ला सावंत एंड लास्ट ऑप्शन डी राम कुमार। तो छापा चित्र 5 फेजेस का सृजन किया था किसने? विशन कुमार भारद्वाज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विशन कुमार भारद्वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा के छापा चित्रों को कहा जाता है? ऑप्शन ए सेरीग्राफ, ऑप्शन बी लिथोग्राफ, ऑप्शन सी ओलियोग्राफ एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ओलियोग्राफ्स। अगर बात किया जाए राजा रवि वर्मा का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 29 अप्रैल 1848 में हुआ था। कब? 29 अप्रैल 1848। कहाँ हुआ था? तो केरल के एक गांव है किलीमन्नूर, वहाँ पर राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 2 अक्टूबर 1906 में हुई थी। अगर बात किया जाए राजा रवि वर्मा, इन्हें बाल्यकाल से ही चित्र बनाने का शौक़ था, बाल्यकाल से ही। यह ओलियोग्राफ प्रेस की स्थापना कब करते हैं, तो 1894 में। कब करते हैं? 1894 में सर माधवराव की सहायता से। किसकी सहायता से? सर माधवराव की सहायता से यह ओलियोग्राफ की स्थापना करते हैं। और कहाँ करते हैं? मुंबई के घाटकोपर में यह स्थापना करते हैं। यह अलाग्री नायडू को अपना गुरु मानते हैं। तो राजा रवि वर्मा के छापा चित्रों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ओलियोग्राफ्स। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी ओलियोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 4 है। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन ए जेसी फ्रेंच, ऑप्शन बी डब्ल्यू.जी. आर्चर, ऑप्शन सी आनंद कुमार स्वामी एंड लास्ट ऑप्शन डी एम.एस. रंधावा। तो बात करते हैं कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन डी एम.एस. रंधावा।
अगर बात किया जाए जेसी फ्रेंच की प्रमुख पुस्तक है हिमालयन आर्ट। कौन सी पुस्तक है? हिमालयन आर्ट। जेसी फ्रेंच की प्रमुख पुस्तक है हिमालयन आर्ट, जो 1921 में प्रकाशित हुई थी या लिखी गई थी। बात करते हैं W.G. आर्चर। इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग है इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स। पंजाब हिल्स, यह 1952 में प्रकाशित हुई थी। W.G. आर्चर की प्रमुख पुस्तक है इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स। जेसी फ्रेंच की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? हिमालयन आर्ट, जो 1921 में प्रकाशित हुई थी। अगर बात किया जाए आनंद कुमार स्वामी यानी ए के स्वामी की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? राजपूत पेंटिंग। इनकी प्रमुख पुस्तक कौन सी है? राजपूत पेंटिंग, जो कब लिखी गई? 1916 में। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है MS रंधावा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? MS रंधावा। अगर बात की जाए जेसी फ्रेंच, इनकी प्रमुख पुस्तक कौन सी है? हिमालयन आर्ट, जो 1921 में लिखी गई थी। W.G. आर्चर की प्रमुख पुस्तक है इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स, जो 1952 में लिखी गई थी। आनंद कुमार स्वामी की राजपूत पेंटिंग है, जो 1916 में लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, MS रंधावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए SH रजा, ऑप्शन बी मकबूल फिदा हुसैन, ऑप्शन सी अमृता शेरगिल एंड लास्ट ऑप्शन डी प्रदोष दास गुप्ता। तो अंकुरण नामक चित्रण किसने किया था? तो वह किया था सैयद हैदर रजा, SH रजा, जिनका पूरा नाम क्या है? सैयद हैदर रजा। अगर बात किया जाए सैयद हैदर रजा का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1922 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बबेरिया दामोह कस्बा मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? बबेरिया दामोह कस्बा मध्य प्रदेश में। अगर बात किया जाए रजा की, तो इन्हें फ्रेंच स्कॉलरशिप पर राजा ने DO आर्ट्स और स्टूडियो एंड एडमंड हैज़ पेरिस में कला का अध्ययन किया था। और 1950 में, कब की घटना है? 1950 की। 1950 में ये पेरिस में जाकर बस जाते हैं। कौन? सैयद हैदर रजा। और सैयद हैदर रजा या एक पैक ग्रुप के कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, यानी पैक ग्रुप के सदस्य थे सैयद हैदर रजा। तो अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन ए सैयद हैदर रजा के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सैयद हैदर रजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लघु चित्र शैली में मुख्य रूप से आखेट विषय वस्तु से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया है। ऑप्शन ए कोटा शैली, ऑप्शन बी कांगड़ा शैली, ऑप्शन सी गढ़वाल शैली एंड लास्ट ऑप्शन डी आमेर शैली। तो लघु चित्र शैली में मुख्य रूप से आखेट विषय, किसका? आखेट का। आखेट विषय वस्तु से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया है, किसमें? कोटा शैली में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कोटा शैली। अगर बात किया जाए कोटा शैली की खोज कब हुई थी? 1952 में। कोटा शैली की खोज कब हुई थी? 1952 में। किसने किया था? तो कर्नल TG गेयर एंडरसन ने। अगर बात करते हैं कोटा शैली, गुमान सिंह के समय रागमाला से संबंधित चित्रों को किसने बनाया था? डालू ने बनाया था। कब? गुमान सिंह के समय। कोटा में गुमान सिंह के समय रागमाला से संबंधित चित्रों को डालू ने बनाया था। अगर बात किया जाए कोटा शैली का चरमोत्कर्ष किसके समय दिखाई देता है? तो राजा उमेद सिंह के समय। राजा उमेद सिंह के समय कोटा शैली का हमें चरमोत्कर्ष दिखाई देता है। अगर बात किया जाए राजा उमेद सिंह का एक प्रसिद्ध चित्र है जिसमें शिकार से संबंधित
इनका चित्रण किया गया है। तो उमेश सिंह के समय शिकार से संबंधित चित्र बने थे, इसलिए राजा उमेश सिंह के समय कोटा शैली अपने चरमोत्कर्ष पर थी। अगर बात करते हैं कोटा शैली के प्रमुख चित्रकारों कौन कौन थे, तो जैसे लच्छी राम हो गए, रघुनाथ हो गए, गोविंद राय या डालू, ये सब क्या है कोटा शैली के प्रमुख चित्रकारों के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। प्रख्यात चित्र मोनालिसा का चित्रकार कौन है या कौन था? ऑप्शन ए पिकासो, ऑप्शन बी विंची, ऑप्शन सी माने एंड लास्ट ऑप्शन डी गोगा। तो प्रख्यात चित्र मोनालिसा का चित्रकार कौन है? तो लियोनार्डो दा विंची। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगर बात किया जाए यह चित्र कैसा है, तो त्रिआयामी है। कैसा है? त्रिआयामी। चित्र वैसे 2 आयामी होते हैं, लेकिन इसमें खास बात क्या है कि यह चित्र त्रिआयामी है। यह चित्र त्रिआयामी है। दूसरी बात, इसको लाल रंग के टोन से बनाया गया है। कैसे? लाल रंग के टोन से इसको बनाया गया है। और यह खास बात है इस चित्र में कि यह एक विचार मग्न स्त्री का चित्रण है जो अत्यंत हल्की मुस्कान लिए हुए है। कैसी? हल्की मुस्कान के लिए यह चित्र प्रसिद्ध है। इसका आकार क्या है? तो 77 × 53 सेंटीमीटर। मोनालिसा का आकार क्या है? 77 × 53 सेंटीमीटर। अगर इंच में बात करेगा तो 30 × 21 इंच का यह चित्र है। अगर इंच में बात करेगा 30 × 21 का है यह चित्र। यह चित्र कहाँ वर्तमान में सुरक्षित है? तो यह पेरिस के लुब्र संग्रहालय में यह चित्र सुरक्षित है। तो प्रख्यात चित्र मोनालिसा का चित्रकार कौन था? तो विंची। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विंची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पूर्ण रूप से विकसित कलिंग शैली मंदिर वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए परशुरामेश्वर, ऑप्शन बी राजा रानी मंदिर, ऑप्शन सी लिंगराज मंदिर एंड लास्ट ऑप्शन डी सूर्य मंदिर। तो वह कौन सा मंदिर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लिंगराज मंदिर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लिंगराज मंदिर। क्वेश्चन नंबर 9 है नयन सुख मुख्य रूप से संबंधित हैं। ऑप्शन ए गुलेर शैली, ऑप्शन बी कोटा शैली, ऑप्शन सी कांगड़ा शैली एंड लास्ट ऑप्शन डी जोधपुर शैली। तो नयन सुख मुख्य रूप से कहाँ से संबंधित है? तो यह संबंधित है गुलेर शैली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गुलेर। अगर बात करते हैं गुलेर राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1405 में। गुलेर राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1405 में। किसने किया था? हरिश्चंद्र ने। और गुलेर राज्य की राजधानी क्या थी? हरिपुर। गुलेर राज्य की राजधानी क्या थी? हरिपुर। इसकी स्थापना किसने किया था? हरिश्चंद्र ने। कब किया था? 1405 में। अगर बात किया जाए गुलेर शैली का चरमोत्कर्ष किसके समय दिखाई देता है? तो राजा गोवर्धन सिंह के समय। किसके समय गुलेर शैली का चरमोत्कर्ष? राजा गोवर्धन सिंह के समय गुलेर शैली का चरमोत्कर्ष दिखाई देता है। 1750 में बना चित्र गोवर्धन सिंह अपने पुत्र, इनके पुत्र का नाम क्या था? प्रकाश सिंह। प्रकाश सिंह के साथ हुक्का पीते हुए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, 1750 में बना चित्र गोवर्धन सिंह अपने पुत्र प्रकाश सिंह के साथ हुक्का पीते हुए किस शैली से संबंधित यह चित्र है? तो गुलेर शैली से। गुलेर शैली में नायक नायिका भेद का चित्रण किया गया है जो सर्वप्रथम गुलेर शैली में किया गया था। यानी नायक नायिका भेद का सर्वप्रथम चित्रण गुलेर शैली में किया गया था पहाड़ी शैली के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नयन सुख मुख्य रूप से संबंधित है गुलेर शैली से, ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। किस काल में आंतरिक एवं बाह्य सज्जा एक साथ करने का विचार किया गया? ऑप्शन ए आधुनिक कला, ऑप्शन बी तंजौर कला, ऑप्शन सी गोथिक कला एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस काल में आंतरिक एवं बाह्य सज्जा एक साथ करने का विचार किया गया? तो ऑप्शन सी गोथिक कला में। अगर बात किया जाए गोथिक कला, तो गोथिक वास्तुशिल्प किस शताब्दी में अधिक प्रचलित हुई थी? तो यह 17वीं शताब्दी में। कब? 17वीं शताब्दी में।
ये भी क्वेश्चन पूछता है कि गोथिक वास्तुशिल्प किस शताब्दी में अधिक प्रचलित हुई, तो वह हुआ था 17वीं शताब्दी में। गोथिक कला में रंगीन कांच की खिड़कियों में की कला अस्तित्व में आई थी। किस कला में? गोथिक कला में। गोथिक कला में रंगीन कांच की खिड़कियों की कला अस्तित्व में आई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गोथिक कला। क्वेश्चन नंबर 11 का बात करते हैं। 11 क्वेश्चन में क्या है? उस मूर्तिकार का नाम बताएं जिसे भारतीय रिजर्व भवन नई दिल्ली की पाषाण मूर्ति, कौन सी मूर्ति है? यक्ष यक्षिणी के निर्माण के लिए नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए रामकिंकर बैज, ऑप्शन बी प्रदोष दास गुप्ता, ऑप्शन सी शंखो चौधरी एंड लास्ट ऑप्शन डी सतीश गुजराल। तो वह कौन से कलाकार हैं? रामकिंकर बैज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामकिंकर बैज। अगर बात किया जाए यक्ष यक्षिणी मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, तो 24 फीट। इसकी ऊंचाई कितनी है? 24 फीट। अगर बात करते हैं रामकिंकर बैज, रामकिंकर बैज का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म 1906 कहाँ हुआ था? 1906 में बंगाल राज्य के बांकुरा शहर के पास जुग्गी पाड़ा गांव में। कहाँ हुआ था? जुग्गी पाड़ा गांव में। ध्यान से समझिएगा, रामकिंकर बैज का जन्म 1906 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल राज्य के बांकुरा शहर में। कहाँ, कौन सा शहर है? बांकुरा शहर के पास जुग्गी पाड़ा गांव में इनका जन्म हुआ था। इन्हें आधुनिक कला का प्रथम मूर्तिकार माना जाता है। किसे? रामकिंकर बैज को। रामकिंकर बैज को आधुनिक कला का प्रथम मूर्तिकार माना जाता है। ये शांति निकेतन में किंकर दा नाम से प्रसिद्ध थे। इन्हीं को किंकर दा कहा जाता है। इनका उपनाम है किंकर दा। यह शांति निकेतन में किंकर दा नाम से प्रसिद्ध थे। 1938 में शांति निकेतन में के खुले आकाश में इन्होंने सीमेंट एवं कंक्रीट से संथाल परिवार मूर्ति शिल्प का निर्माण किया था, जो कितनी ऊंचाई है? 427 सेंटीमीटर की है। संथाल परिवार सीमेंट एवं कंक्रीट से बनाया था, जो 427 सेंटीमीटर ऊंची है। यक्ष यक्षिणी 24 फीट ऊंची है। एक बार इनके बारे में ध्यान से फिर से समझिएगा। अगर बात करते हैं उस मूर्तिकार का नाम बताएं जिसे भारतीय रिजर्व बैंक भवन नई दिल्ली की पाषाण मूर्ति, पाषाण मतलब पत्थर की मूर्ति, यक्ष यक्षिणी के निर्माण के लिए नियुक्त किया गया था, तो रामकिंकर बैज हैं। कौन है? रामकिंकर बैज। अगर रामकिंकर बैज के बारे में पूछा जाए तो पहला क्वेश्चन बनेगा रामकिंकर बैज का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म 1906 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। बंगाल में किस शहर में हुआ था? तो बांकुरा में हुआ था। किस गांव में हुआ था? जुग्गीपाड़ा में। अगर बात किया जाए, इन्हें आधुनिक कला का प्रथम मूर्तिकार माना जाता है। ये शांति निकेतन में किस नाम से जाने जाते थे? किंकर दा। तो इनका उपनाम पड़ गया क्या? किंकर दा नाम से ये प्रसिद्ध थे। 1938 की घटना है जब शांति निकेतन में खुले आकाश में इन्होंने सीमेंट एवं कंक्रीट दो माध्यम लिया था। सीमेंट एवं कंक्रीट से संथाल परिवार मूर्ति शिल्प का निर्माण किया था, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 427 सेंटीमीटर। ये एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछता है कि संथाल परिवार जो मूर्ति निर्मित किए हैं रामकिंकर बैज, उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 427 सेंटीमीटर। यह रामकिंकर बैज द्वारा बनाई गई यक्ष यक्षिणी मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो 24 फीट ऊंची है। उम्मीद करता हूँ यह आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। उस मूर्तिकार का नाम बताएं जो ललित कला एकेडमी नई दिल्ली का अध्यक्ष था। ऑप्शन ए रामकिंकर बैज, ऑप्शन बी प्रदोष दास गुप्ता, ऑप्शन सी ललित मोहन सेन एंड लास्ट ऑप्शन डी शंखो चौधरी। तो यह कब की घटना है? 1984 की। कब की घटना है? 1984 की, जिसमें केंद्रीय ललित कला एकेडमी नई दिल्ली के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं। कौन? शंखो चौधरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी शंखो चौधरी। अगर बात किया जाए शंखो चौधरी के बारे में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो शंखो चौधरी का जन्म कब हुआ था? 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। लेकिन कहाँ हुआ था? तो परगना बिहार में।
फरगना बिहार में इनका जन्म हुआ था। अगर बात किया जाए इनकी शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक कार्य के पश्चात इन्होंने शांति निकेतन से फाइन आर्ट में डिप्लोमा किया और 1984 में केंद्रीय ललित कला एकेडमी नई दिल्ली के कार्यकारी अध्यक्ष रहे। तो इनका जन्म 1916 में हुआ था। संथाल परिवार में फरगना बिहार में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक किया, उसके पश्चात इन्होंने शांति निकेतन से फाइन आर्ट में डिप्लोमा किया और यह 1984 में केंद्रीय ललित कला एकेडमी नई दिल्ली के कार्यकारी अध्यक्ष रहे। शंखु चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। किशनगढ़ चित्र शैली में निर्मित कौन सा चित्र अत्यधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए अभिसारिका, ऑप्शन बी रासलीला, ऑप्शन सी बारामासा एंड लास्ट ऑप्शन डी बनी ठनी। तो बनी ठनी देखकर सबका आंसर सही हो गया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी बनी ठनी। अगर बात किया जाए बनी ठनी को यह चित्र किसने बनाया था? निहाल चंद्र ने बनाया था। किस शैली में बनाया था? किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली किसकी उपशैली है? मारवाड़ की है। मारवाड़ किसकी शैली है? राजस्थानी की शैली है। राजस्थानी शैली की प्रसिद्ध शैली मारवाड़ है। मारवाड़ की उपशैली कौन सी है? किशनगढ़ शैली। और किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र है बनी ठनी, जिसे निहाल चंद्र ने बनाया था। किस रूप में बनाया था? राधा के रूप में। या कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अगर बात किया जाए किशनगढ़ शैली को प्रकाश में किसने लाया था? तो एरिक डिक्सन एवं फयाज अली ने। तो उम्मीद करता हूँ यह भी आपका क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी कला वेदिका कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी वाराणसी एंड लास्ट ऑप्शन डी प्रयागराज या इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। मोनोक्रोम क्या है? ऑप्शन ए रंगों की विभिन्न तान, ऑप्शन बी एक ही रंग की विभिन्न तान, ऑप्शन सी दो रंगों का मिश्रण एंड लास्ट ऑप्शन डी रंगों का गाढ़ापन। तो मोनोक्रोम क्या है? एक ही रंग की विभिन्न तान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एक ही रंग की विभिन्न तान को मोनोक्रोम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अजंता के भित्ति चित्र अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम या विधि से निर्मित किया गया है? ऑप्शन ए तैल विधि, ऑप्शन बी जल विधि, ऑप्शन सी पेस्टल विधि एंड लास्ट ऑप्शन डी मिश्रित विधि। तो अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम या विधि से निर्मित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मिश्रित विधि। अगर बात किया जाए अजंता गुफा, कई लेक्चर में इसके बारे में बता चुका हूँ, ध्यान से समझिएगा। अजंता गुफा पहले पूछेगा क्वेश्चन कहाँ स्थित है? तो अजंता गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद। अजंता गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट पूछेगा अजंता गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? तो अजंता गुफा सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पर स्थित है? सतपुड़ा पहाड़ी पर। फिर पूछेगा क्वेश्चन कि अजंता गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? तो अजंता गुफा बाघोर नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? बाघोर नदी के तट पर स्थित है। अजंता गुफा की खोज कब हुई थी? तो अजंता गुफा की खोज हुई थी 1819 में। कब हुई थी? 1819 में। किसने किया था? तो जॉन स्मिथ महोदय ने अजंता गुफा की खोज 1819 में किया था। अब एग्जामिनर जान चुका कि इतनी बात आपको क्लियर है। अब आगे अंदर क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा। अब पूछेगा अजंता गुफा में कितनी गुफाएं हैं? तो अजंता गुफा में कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं हैं। किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अब इतनी बात को क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। पहले पूछेगा अजंता गुफा कहाँ स्थित है? तो अजंता गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। अजंता गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? बाघोर नदी के तट पर स्थित है। अजंता गुफा की खोज कब हुई थी? 1819 में।
किसने किया था? जॉन स्मिथ महोदय ने। अजंता गुफा में कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं हैं। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी अजंता से रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बारे में और कुछ जानकारी देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है, एक मिनट, फिर क्वेश्चन पूछेगा कि अजंता गुफाओं में चित्रित गुफाओं की संख्या कितनी है? तो अजंता गुफाओं में चित्रित गुफाओं की संख्या कितनी है? 6। कौन कौन सी है? पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं, 16वीं एवं 17वीं। चित्रित गुफाओं की संख्या कितनी है? 6 है। पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं, 16वीं एवं 17वीं। फिर पूछेगा हीनयान गुफाओं की संख्या कितनी है? तो वह भी कितनी है? 6 है। कौन कौन सी? 8, 9, 10, 11, 12 एवं 13। हीनयान गुफाओं की संख्या कितनी है? 6 है। इसी में से पूछ लेगा प्राचीन गुफाओं की संख्या कितनी है? तो प्राचीन गुफाओं की संख्या कितनी है? 2 है। कौन कौन सी है? 9वीं एवं 10वीं। प्राचीन गुफाओं की संख्या कितनी है? 9वीं एवं 10वीं। अगर पूछेगा नवीन गुफाओं की संख्या कितनी है? 2 है। कौन कौन सी? पहली एवं दूसरी। यह नवीन गुफाओं की संख्या है। तो इतनी बात क्लियर हो गया हो, इनफ है इतना आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं। ऑप्शन ए समीक्षावादी, ऑप्शन बी प्रभाववादी, ऑप्शन सी आकारवादी एंड लास्ट ऑप्शन डी अभिव्यंजनावादी। तो प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल किस रूप में जाने जाते हैं? तो वह समीक्षावादी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। किसमें? समीक्षावादी चित्रकार के रूप में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगर बात किया जाए इनका जन्म कब हुआ था, तो 1 मार्च 1925 में। 1 मार्च 1925 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में हुआ था? तो बस्ती। नेक्स्ट पूछेगा इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 3 सितंबर 2016 को इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में। इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? तो केपी इंटर कॉलेज में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। केपी इंटर कॉलेज में। अगर बात करते हैं स्नातक कहाँ से किया, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। इनके कला गुरु कौन थे? सुखबीर सिंगल मजूमदार इनके गुरु थे। इनका शिक्षण कार्य कहाँ हुआ था? तो काशी विश्वविद्यालय में इन्होंने शिक्षण कार्य किया। 1956 से 62 तक। कब की घटना है? 1956 से 62 तक काशी शैली को जन्म दिया और समीक्षावादी चित्रकार के रूप में इन्होंने अपने आप को प्रसिद्ध किया। तो 1956 से 62 में इन्होंने काशी शैली को जन्म दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं समीक्षावादी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है। निम्नलिखित में से कौन सी कला दृश्य कला के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए काव्य कला, ऑप्शन बी चित्रकला, ऑप्शन सी संगीत कला एंड लास्ट ऑप्शन डी पाक कला। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी चित्रकला। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी चित्रकला। क्वेश्चन नंबर 19 है। कला प्रकृति का प्रतिबिंब है। किसका कथन है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी क्रोचे एंड लास्ट ऑप्शन डी गांधी जी। तो कला प्रकृति का प्रतिबिंब है, या किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। अगर बात किया जाए अरस्तु ने क्या कहा, तो कला अनुकरण है। अरस्तु ने क्या कहा था? कला अनुकरण है। यह अरस्तु ने कहा था। अगर प्लेटो की बात करते हैं, प्लेटो ने क्या कहा? कला सत्य की अनुकृति है। कला सत्य की अनुकृति है। यह किसने कहा था? प्लेटो ने। नेक्स्ट है क्रोचे। क्रोचे महोदय ने क्या कहा था? कला एक सहज ज्ञान है। इन्होंने क्या कहा? कला एक सहज ज्ञान है।
कला प्रकृति का प्रतिबिंब है, या गांधी जी ने कहा। अरस्तु ने कहा कला अनुकरण है। प्लेटो ने क्या कहा, कला सत्य की अनुकृति है। क्रोचे ने कहा कला एक सहज ज्ञान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। दिल्ली में बसे किस प्रारंभिक भारतीय मूर्तिकार को उसकी या उनकी ज्यामितीय और संरचनात्मक रचना के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए धनराज भगत, ऑप्शन बी प्रदोष दास गुप्ता, ऑप्शन सी राम किंकर बैच एंड लास्ट ऑप्शन डी गोपाल घोष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, तो धनराज भगत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, धनराज भगत। अगर बात किया जाए धनराज भगत का जन्म कब हुआ था, तो 20 दिसंबर 1917 को। धनराज भगत का जन्म 20 दिसंबर 1917 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, लाहौर में। लाहौर में इनका जन्म हुआ था। ये मूर्तिकला की शिक्षा मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर से प्राप्त की। ये दिल्ली आर्ट कॉलेज में शिक्षक व बाद में मूर्तिकला विभाग के अध्यक्ष रहे। ये अपनी मूर्तियों को ज्यामितीय तकनीक में गढ़ा था। इनकी प्रमुख मूर्ति है जैसे घोड़े की नाल बंदी हो गई, शिवा डांसिंग, सितार वादक, बांसुरी वादक, दक्किस, ये सब इनकी प्रसिद्ध मूर्ति है। एक बार ध्यान से समझिएगा, दिल्ली में बसे किस प्रारंभिक भारतीय मूर्तिकार को उसकी ज्यामितीय और संरचनात्मक रचना के लिए जाना जाता है, वह कौन है, धनराज भगत हैं। अगर धनराज भगत की बात करते हैं, इनका जन्म कब हुआ था, तो 20 दिसंबर 1917 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, लाहौर में। ये मूर्तिकला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर से इन्होंने मूर्तिकला की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद ये दिल्ली आर्ट कॉलेज में शिक्षक थे व बाद में मूर्तिकला विभाग के अध्यक्ष थे। ये अपनी मूर्तियों को ज्यामितीय तकनीक में गढ़ा था। इनकी प्रमुख मूर्ति है जैसे घोड़े की नालबंदी, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है। घोड़े की नालबंदी, शिवा डांसिंग, सितार वादक, बांसुरी वादक एवं दक्किस, ये सब इनकी कुछ प्रमुख मूर्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। बूंदी किस चित्रकला शैली की उपशैली है। ऑप्शन ए राजस्थानी शैली, ऑप्शन बी पहाड़ी शैली, ऑप्शन सी मुगल शैली एंड लास्ट ऑप्शन डी पाल शैली। अगर बात किया जाए बूंदी किस चित्रकला शैली की उपशैली है, तो यह राजस्थानी शैली की उपशैली है। अगर बात किया जाए बूंदी शैली हड़ौती की उपशैली है। राजस्थानी शैली की तो उपशैली है ही, लेकिन हड़ौती की उपशैली है। यहाँ लिख दीजिए बूंदी उपशैली है हड़ौती की, हड़ौती उपशैली है राजस्थानी की। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, बूंदी किसकी उपशैली है, राजस्थानी शैली की। अगर बात किया जाए बूंदी शैली में संपूर्ण 12 मासा का चित्रण हुआ है, जिसमें चैत मास से लेकर फागुन मास तक का चित्रण किया गया है। किसमें, बूंदी शैली में। बूंदी शैली में 2 प्रसिद्ध चित्र मिले हैं, एक रागनी की, कौन सा, रागनी की, जिसमें रागनी भैरवी का चित्र मिला है जो नगर पालिका संग्रहालय इलाहाबाद में है, और एक राग दीपक का चित्र प्राप्त है जो भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। अगर बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार की बात किया जाए, जैसे मोहन हो गए, सुरजन, रामलाल, ये सब क्या हैं, प्रसिद्ध चित्रकार हैं जो बूंदी शैली से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। कालीघाट पट्टचित्र किस राज्य की है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी नेपाल एंड लास्ट ऑप्शन डी उड़ीसा। तो कालीघाट पट्टचित्र किस राज्य की है, तो यह है पश्चिम बंगाल की। अगर बात किया जाए कलकत्ता का कालीघाट पट्टचित्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, पट्टचित्र। पट्टचित्र का मतलब होता है कपड़े पर चित्रण करना, उसी को कहते हैं पट्टचित्र। तो कलकत्ता का कालीघाट पट्टचित्र के लिए प्रसिद्ध है। कलकत्ता के कालीघाट में काली मंदिर के निकट बिकने वाले चित्र को कालीघाट पट्टचित्र कहा जाता है। किसे, कलकत्ता के कालीघाट में, कलकत्ता का एक स्थान है कालीघाट, वहाँ पर काली मंदिर है, उसी के निकट बिकने वाले चित्र को कालीघाट पट्टचित्र कहा जाता है।
और इसी को बाजार शैली या फ़िरका शैली के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाजार शैली किस शैली को कहा जाता है, बाजार शैली या फ़िरका शैली। दोनों रहता है, कहीं कहीं फ़िरका नाम से पूछेगा, कहीं कहीं बाजार से नाम पूछेगा, तो उसे हम बताएंगे काली घाट से संबंधित है। तो काली घाट शैली को बाजार शैली या फ़िरका शैली के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। जादूगर किस कलाकार की कृति है, ऑप्शन ए यामिनी राय, ऑप्शन बी नंदलाल बसु, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर एंड लास्ट ऑप्शन डी गगनेंद्रनाथ टैगोर। तो जादूगर किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है, तो वह है गगनेंद्रनाथ टैगोर। अगर गगनेंद्रनाथ टैगोर के जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म कब हुआ था, तो 17 सितंबर कब हुआ था, 17 सितंबर 1867 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, जोरासांको कलकत्ता में। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 14 फरवरी 1938 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके छोटे भाई अवनी बाबू यानी अविंद्रनाथ टैगोर हैं। अगर बात किया जाए गगनेंद्रनाथ टैगोर की चित्रकला पर घनवाद का प्रभाव दिखाई देता है, किसका, घनवाद का प्रभाव दिखाई देता है। स्टेला क्रेमरिस ने इन्हें 1922 में, कब की घटना है, 1922 की। स्टेला क्रेमरिस ने 1922 में गगनेंद्रनाथ टैगोर को प्रथम भारतीय घनवादी कलाकार कहा। तो यह घनवाद से संबंधित हैं। और ये जादूगर किस कलाकार की कृति है, तो गगनेंद्रनाथ टैगोर की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी गगनेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंट, ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, बंट। बंट साइना रंग दिखता है। बंट साइना रंग कैसा दिखता है, पीला जैसा, काला जैसा, लाल जैसा, सफ़ेद जैसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल जैसा। तो बंट साइना रंग कैसा दिखता है, लाल जैसा। आज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। दक्षिणी कला शैली का केंद्र है, ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी नागौर एंड लास्ट ऑप्शन डी कुल्लू। तो दक्षिणी कला शैली का केंद्र कौन सा है, तो वह है बीजापुर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बीजापुर। अगर बात किया जाए बीजापुर, इसका उत्कर्ष काल किसके समय दिखाई देता है, तो इब्राहिम आदिल शाह के समय। इब्राहिम आदिल शाह सेकंड के समय इसका उत्कर्ष काल दिखाई देता है। बीजापुर का उत्कर्ष काल किसके समय दिखाई देता है, तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के समय इसका उत्कर्ष काल दिखाई देता है। इसमें कुछ इनके काल में प्रमुख चित्र बने, जैसे सघन वन में खड़ी स्त्री, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा हाथियों की लड़ाई, यह दो चित्र प्राप्त हुए हैं जो बीजापुर शैली से प्राप्त हैं, जो इब्राहिम आदिल शाह के काल में बने थे। एक था सघन वन में खड़ी स्त्री, दूसरा है हाथियों की लड़ाई। यह दोनों चित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा, ये कन्फर्म है। तो इसको याद कर लीजिएगा। और आपका स्कोर क्या हुआ 25 में, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन कैसा लगा ये भी आप कमेंट करिएगा। और किसी भी क्वेश्चन में आपका कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।